तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सारणिक का 4.6 एक्सरसाइज। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इक्वेशन है। और हाँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि अगर उसको आप नहीं देखोगे तो मैंने एक ट्रिक्स तैयार किया है, मतलब एक स्टेप बताया कि आप सारणिक को कैसा हल कर सकते हैं। वो आप देख लोगे तो जो है ये भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और इससे पीछे जितने भी वीडियो हैं उसको आप देखोगे तो पूरा सारणिक ईजी रहेगा। और दोस्तों, अगर आपको 12वीं का पूरा सिलेबस शॉर्ट वीडियो में चाहिए तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर मैं एकदम शॉर्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो आई बटन में जाके देख लीजिए, और प्लेलिस्ट का लिंक जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और आई बटन में भी दूंगा। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमको सारणिक का इक्वेशन मिलेगा जिसमें हमको x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक तो नहीं है, उसकी सिर्फ क्वेश्चन में ही है। एग्जाम्पल नंबर 1, निम्न सारणिक को हल कीजिए। अब हमको दिया है ये, इसमें एक ही क्वेश्चन बनाऊंगा, बाकी सब का सब इस एक्सरसाइज का सेम टू सेम है। आप ऐसे बना दोगे सबके सेम को। और ये 2x + 2 और 5, 2 3x + 4। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप में क्या करना पड़ता है, आपको जोड़ना या घटाना। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि इसको देखोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट भी किया करें। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका कमेंट प्लीज़ किया करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप वीडियो देखते हैं। तो फिर देखिए, आज ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक ही चीज़ लगना चाहिए। देखो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि या तो आप जोड़ के देखो या तो आप माइनस करके देखो। अगर पहला स्टेप है आपको जोड़ के देखना है या माइनस करके, गुणा भाग या उभय निष्ठ। तो फर्स्ट स्टेप में 4-5 चीज़ें देखनी है। तो देखो, घटाने से भी फर्क पड़ सकता है, लेकिन जोड़ने से पहला देखे करो। देखो, जोड़ने से मैं सेम करना है, पहला काम हमको सेम करना है। अगर मैं इसको इन रो को जोड़ूंगा तो फिर सेम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर मैं इनके कॉलम को जोड़ूँ तो सेम हो रहा है। देखो, इसको इसके साथ जोड़ूंगा, इसको इसके साथ जोड़ूंगा, कितना हो रहा है? x + 9। इसको तीनों जोड़ूंगा तो भी x + 9, इसको तीनों जोड़ूंगा तो भी x + 9। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तीनों संक्रिया लगाएंगे। मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। संक्रिया C1 में C1 + C3 + C2, तो क्या आ जाएगा? x + 9, 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 x + 9। यहाँ पर 3, x + 2, 3 and 5, x + 4। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अब हमको पता है कि ये कॉमन निकल जाएगा और कुछ करना भी नहीं है। कॉमन निकालो या तो डायरेक्ट इसी से गुणा कर दो। ये काम कर सकते हैं हम लोग। करेंगे R2 में R2 - R1 तथा संक्रिया लिखना जरूरी है दोस्तों। संक्रिया लिखोगे ही आप, हमेशा ये चीज भूलना मत, क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं संक्रिया लिखना। संक्रिया बिल्कुल लिखना है। R3 में R3 - R1। ठीक है, घटा दो। x + 9, 0 0। देखो, ये तो 3 का 3 रहेगा। R में हम लोग घटाया 5। x + 9, 3 and 5 और 0, x - 1। ठीक है। अब देखो, इस वाले 3 को हम लोग जो है इसमें घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, है कि नहीं? है ना? तो अब देखो, ये 5 को 5 ही रहेगा, 5 को 5 से घटाएगा 0 आ जाएगा, है ना? और 5x - 1, सीधी सी बात है। अब देखो, इसके सापेक्ष प्रसार कर दो, बस इस रो के सापेक्ष। ये दोनों 0 है, ये दोनों 0 है। गेम यहीं से, पहले मैं ये डाल देता हूँ। हाँ, ठीक है। अब देखो, सीधी इसके सापेक्ष प्रसार कर दो, आ जाएगा x + 9,
x प्लस 9 और ये हो जाएगा x माइनस 1 0 0 x माइनस 1 0। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। रुकना, मैं उधर चल देता हूँ। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहुँच गए, क्योंकि हम लोग ने x प्लस 9 कॉमन मतलब कि के सापेक्ष प्रसार किया था और इसका मान जो है दोनों तरफ x माइनस 1 था, इसलिए इसका गुणा हो गया और इसका वर्ग हो गया। अब यहाँ पर दो माने प्राप्त होंगी, या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो। हम लोग पहले हम दोनों को ले लेते हैं, यहाँ पर या मान लेते हैं हमेशा। तो x अगर इसको उधर भेजा तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 9, और इसके लिए किया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा x इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारा x का मान 1। तो इस तरीके से माइनस 1 प्लस 1, और ये क्या कहते हैं दूसरा को लेते तब भी प्लस 1 यहाँ था, तो इसका मान जो है सेम टू सेम। तो इस तरीके से दो माने प्राप्त हुई हमको, और यही हमको x का मान ही ज्ञात करना था शुरू से अंत तक। तो ये एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन पूरे सेम टू सेम बन रहे हैं, एक भी अलग अलग नहीं है। बस मैंने इसमें कॉलम किया, कई टिक में रो में जोड़ना पड़ेगा और बाकी सब आप बना लोगे। तो चलिए चलते हैं अगले एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज से भी एक क्वेश्चन ही होंगे, क्योंकि इसमें केवल आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ दोस्तों, आज ये जो है क्वेश्चन जो है, अब सारणिक की सहायता से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सारणिक क्वेश्चन है, सारणिक के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके कोणीय बिंदु के निर्देशांक के निर्देशांक 2.6 माइनस 4.2 तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो दोस्तों 11वीं में आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। इसको हल करने से पहले मैं एक चीज बता रहा हूँ। 11वीं में आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सरल रेखा स्ट्रेट लाइन में जो एक फॉर्मूला था, त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार था, x1 x2 माइनस y3, मतलब जो x रहता है वो जैसे 1 2, उसी तरीके से x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है बस, बाकी सब सेम रहता है। तो ये इसी चीज को ना सारणिक में क्या होता है कि ना सारणिक के रूप में हम लोग कुछ ऐसा लिख देते हैं। सारणिक के रूप में ऐसा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 x2 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ठीक, तो अब हम लोग को इसको हल करना है। सीधी सी बात है, हम लोग किसी भी एक के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, इसी के सापेक्ष प्रसार करेंगे ऑब्वियसली, तो है हमारा। तो इसको कटा, पहले तो हम लोग इसमें संक्रिया लगा देते हैं, छोटा सा संक्रिया। पहले हम लोग इसमें मान भर के मैं बता दूंगा लास्ट में, क्योंकि इस वक्त केवल आपको इसको मान भरना ही है। x1 है, x2 है, y2 है, y1 मतलब x2 है, y2 है, ये x3 है, y3। सीधी बात है, पहले संक्रिया लगाओ और सीधा मान भर देना। पहले तो मान ही भरना पड़ेगा यार, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि लिख दो पहले संक्रिया R2 में R2 माइनस R1 तथा R3 में R3 माइनस R3 R1। ठीक है, फिर इस बात है 1/2 हो जाएगा। ये x1 का x1, y1 का y1 1 और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और ये 1 का 1, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये
x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 अब देखना मैं अगला पेज लेता हूँ। पहले यहाँ पर लिख दो कि C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर C1 के सापेक्ष प्रसार, सॉरी दोस्तों, पिछले मतलब जो पेज में उसमें मैंने 1 लिखा था वहाँ पर 0 0 आएगा। हाँ, 1 सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और सीधा सा बात है x2, ये एक सारणिक है ना, x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1। अब यहाँ पर मान भरते जाओ। x2 क्या है हमारा -4 है और -2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -6, ये हो जाएगा, ये है 2 और -6 होगा तो ये हो जाएगा -8। और यहाँ पर मैं इस तरीके से मान भर रहा हूँ ना, देखिए यहाँ पर ये जो है पहला जो रहता है हमेशा x1 और x2 रहता है, दूसरा वाला y2 x2 और फिर ये y2 होता है, ये x3 और y3 होता है। तो आप क्वेश्चन को देख के भी मान भर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या आ जाएगा x3 क्या है 3 और 3 - 2 = 1 और यहाँ पर हो जाएगा 7 क्योंकि -1 और -6 हो जाएंगे -7 और यहाँ पर 1/2 और सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर 1/2 है, कोष्टक में आएगा, ये दोनों का गुणा करो 42, ये -8, यहाँ पर 1/2 और 50। बुक में संक्रिया नहीं लगाया है, आपको संक्रिया लगाना है, लेकिन एक और क्वेश्चन है जिसमें बिंदु संरेख होते हैं कि नहीं वो बताना है। और बाकी आप क्षेत्रफल के हिसाब से आप जो है सरल रेखा वाले जो अध्याय 11वीं के कुछ फार्मूले को देखोगे तो सरल रेखा भी आपको मिलेगा उसमें। तो सरल रेखा के भी फार्मूला उठाया है और कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। एग्जाम्पल 2, 3 सिद्ध कीजिए कि बिंदु, तो देखो दोस्तों हम लोग इस तरीके से 11वीं और 12वीं को मिला करके आपको समझाते हैं। आपको भी वैसे ही पढ़ना चाहिए 12वीं और देखना चाहिए कि 12वीं का कुछ चीज जो है आ तो नहीं गया, अचानक से कोई भी चीज नहीं आता, सब 11वीं से रिलेटेड रहता है। त्रिकोणमिति तो पूरा 11वीं से रिलेटेड है, एक ठोक भी अलग नहीं। यदि संरेख नहीं है, और इसमें लिखा है मतलब हल में थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, यदि बिंदु संरेख नहीं है तो त्रिभुज निर्माण करेंगे। इन बिंदुओं से मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर संरेख नहीं है तो फिर बिंदु का निर्माण करेंगे। अगर ये देखो इसका सारणिक वैसे ही लगाओ, त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल लगा दो, पूरा क्षेत्रफल लिखो। अगर ये जो बिंदु है अगर ये नहीं है संरेख तो त्रिभुज का निर्माण करेंगे, और अगर त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे तो मान्य शून्य आएगा। मतलब कि अगर या तो त्रिभुज है, सीधी सी बात है, त्रिभुज है या नहीं है तो संरेख है, सीधी बात है। त्रिभुज है नहीं है तो संरेख है, सीधी सी बात है। और त्रिभुज का कब जो है त्रिभुज नहीं है सिद्ध होगा जब उसके ना जो क्षेत्रफल का मान है वो शून्य आएगा, तब हमको पता चलेगा कि त्रिभुज नहीं है संरेख है। तो हम लोग यहाँ पर सीधा वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। x2 - x1 में डायरेक्ट मान भर रहा हूँ 6 1, यहाँ पर 0 -9 1 और यहाँ पर 2 -3 और यहाँ पर 1। संक्रिया लगाओ, संक्रिया R2 में R2 - R1 तथा R3 में R3 - R1। ठीक है, अब रुकना देखते हैं। हाँ तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं -6 9 इससे तो हमको यहाँ पर -6 और यहाँ पर ये अगर कट गया तो ये हो जाएगा -18, ये जो है -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये माइनस हुआ है ना तो ये हो जाएगा अपना -12। ठीक है,
देखते हैं करके। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 करके देखेंगे। ठीक है, तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, और मैं आपको धीरे से बताऊंगा कि लास्ट में कि क्यों है सररेख जो है त्रिभुज नहीं होता तो सररेख होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रसार करेंगे 1/2 का 1/2 रहने ही दो, 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। ठीक है, 1, ये हो जाएगा 72, 12 छक्के 72। लेकिन एक सेकंड रुकना, एक मिस्टेक है यहाँ पर, ये 4 है। पहली बात ये 4 है और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 था और मैंने गलती से उसको जोड़ दिया, तो यहाँ पर जो है 2 है, +2 है, जबकि मैंने -2 लिख दिया है। हाँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर करेक्शन किया है मैंने माइनस करके, ये इस पे अगर हम लोग माइनस करेंगे तो दोनों का दोनों प्लस हो जाएगा। दरअसल यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर -72 आएगा और यहाँ पर ये -72 आता, -72 आ रहा है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर माइनस होता है, इसलिए हम लोग ये लिखेंगे 1/2 -72 और ये दोनों हो जाएंगे +72 इज इक्वल टू, अगर ये हो जाएगा 0 तो 1/2 इज इक्वल टू 0। तो जो है ये त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल 0 आ रहा है, मतलब कि ये सररेख है ना। अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ले आते हो तो सररेख। अब क्यों सररेख है? मान लो कोई बिंदु है जो सररेख है, क्यों सररेख का मतलब क्या होता है पहले वो जान लो। सररेख का मतलब होता है तीनों जो बिंदु है वो एक ही रेखा में स्थित है। इसको ले लेते हैं पहले। देखो 3 बिंदु में अगर सररेख है तो कुछ इस तरीके से एक ही लाइन में जाएगी। तीनों सररेख मतलब रेखा के संग में होता है, उसको सररेख बोलते हैं, सीधी सी बात है। तो ये तीनों अगर सररेख है तो इस लाइन में जाएगी। तो ये क्या त्रिभुज का निर्माण कर रही है? नहीं कर भी रही है, तो 0 क्षेत्रफल का। अगर कोई बिंदु त्रिभुजी निर्माण करती है मान लो, तो इस तरीके से रहती है ये। ठीक है, अब देखो ये इस तरीके से सररेख हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। कोई भी त्रिभुज की 3 बिंदुएं कभी सररेख नहीं हो सकती। इसलिए अगर इसको हम लोग ऐसे, इसका क्षेत्रफल अगर 0 कर दे, ये वाला जो बिंदु है इसको ऐसे करके यहाँ पर ले आए, तब ये सररेख हो सकती है, तब ये सररेख हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाए तो कोई भी बिंदु, कोई भी 3 बिंदु जो है सररेख हो सकती है। इसीलिए जो है, इसीलिए कहते भी हैं कि 3 सररेख बिंदु कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं करती। ठीक है, तो ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और हाँ, आप अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, और आप कमेंट बिल्कुल किया करें। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, हो सकेगा तो मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और 2-4 दिन बाद हमारा टेलीग्राम का भी जो लिंक है, जो टेलीग्राम में मैंने एक चैनल बनाया है इसी के नाम से, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसमें हो सकेगा तो मैं कुछ PDF शेयर करूंगा इसके नोट्स का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।